please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और दुनिया भर की धमकियों से बेपरवाह उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह ने एक बार फिर पड़ोसियों को बड़ा झटका दिया। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दावा किया गया कि ये मिसाइल प्योंगयांग से दागी गई। जानकारों के मुताबिक ये मिसाइल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक मार करने में सक्षम थी। इस मिसाइल की धमक ने अमेरिका और जापान समेत तमाम मुल्कों को होशियार कर दिया। इससे पहले 15 सितंबर को उत्तर कोरिया ने मिसाइल का आखिरी बार परीक्षण किया था, जिसके बाद उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने कई सख्त पाबंदियां लगाई थी, लेकिन किसी पाबंदी का कोई असर नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया उसके बारे में अमेरिका के दावे हैरान करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया वो लंबी दूरी तक मार्क करने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया की अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तक मार्क करने वाली मिसाइल मानी जा रही है। प्योंगयांग से इस मिसाइल को दागा गया था, जो जापान सागर में जाकर गिरी। जिस जगह ये मिसाइल गिरी वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। यही वजह है कि जापान नॉर्थ कोरिया के इस परीक्षण के बाद बेहद गुस्से में है। कोलकाता में एक टीवी सीरियल के एक सेट पर लाइट बंद कर दी गई क्योंकि बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म पद्मावती के समर्थन में ब्लैकआउट रखा। इसी वजह से सेट पर 15 मिनट के लिए लाइटों को बंद कर दिया गया। पद्मावती के पक्ष में यहाँ कोलकाता में देखिए टॉलीवुड 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट कर रहा है। 12 बजे से लेकर 12:15 तक यहाँ हम एक सेट पर मौजूद हैं। टेक्नीशियन स्टूडियो में बत्तियां बंद कर दी गई हैं। इन लोगों ने फिल्म पद्मावती को लेकर हो रहे बेवजह के विवाद पर नाराजगी जाहिर की और फिल्म के समर्थन का ऐलान किया। उसमें कुछ कटिंग होना चाहिए तो कट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कट नहीं हुआ आप लोग बंद कर देंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, क्या मतलब है? बड़ी बात यह है कि फिल्म पद्मावती अभी तक सेंसर बोर्ड से पास नहीं हुई। इसके बाद भी कई राज्यों में फिल्म को बैन किया जा चुका है, जिसकी वजह से सिनेमा जगत से जुड़े लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और फिल्म को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को गलत बता रहे हैं। इतिहास जानना जरूरी है। जो लोग इतना प्रतिवाद कर रहे हैं उनको मुझे लगता नहीं है सबको इतिहास मालूम है। वहीं विवाद की वजह से फिल्म की रिलीज भी टल चुकी है, लेकिन विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के सांगली में एक आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर खुद पर मिट्टी का तेल डालने लगा। इस आदमी का आरोप है कि पुलिस उसके भाई की हत्या के मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही, जिससे नाराज होकर यह आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा और खुद पर मिट्टी का तेल छिड़कने लगा। इससे पहले कि ये खुद को आग लगा पाता, वहां मौजूद लोगों और पुलिस वालों ने उसको दबोच लिया। इस आदमी का आरोप है कि इसके भाई अनिकेत की पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत हो गई थी और अब वो इस मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहता है। अनिकेत के परिवार का आरोप है कि पुलिस वाले लगातार जांच को भटका रहे हैं ताकि दोषियों को बचाया जा सके। हालांकि पुलिस की दलील है कि मामले की जांच सही दिशा में है और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खुद को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा समर्थक बताया। परवेज मुशर्रफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कहा कि वो मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मिले और उनको पसंद करते हैं। परवेज मुशर्रफ ने हाफिज सईद को आतंकी मानने से इनकार कर दिया और भारत पर हाफिज को आतंकी बनाने का आरोप लगाया। लश्कर-ए-तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूँ और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लश्कर-ए-तैयबा वाले और ये जमात-उद-दावा वाले। तो आप भी उनको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं और आप उनको पसंद करते हैं। मैं उनको पसंद करता हूँ, बिल्कुल। आप हाफिज सईद साहब को पसंद करते हैं आप? यस, मैंने मिला हुआ उनसे और रिसेंटली भी। बस अब छोड़े ना इन बातों पे, मुझे मालूम है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कश्मीर में एक्शन के फेवर में रहा हूँ और मैं हमेशा इनके फेवर में रहा हूँ कि कश्मीर में ये इंडियन आर्मी को हमने दबाना है और ये सबसे बड़ा फोर्स है। वो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर इंडिया ने करवा दिया अमेरिका के साथ मिलकर। यस, दे आर इन्वॉल्व्ड इन कश्मीर। इंडोनेशिया के बाली में कुछ लोग बांस की मदद से कैंप लगाने लगे। यहाँ आगुंग पर्वत पर वोल्केनो एक्टिव होने के बाद हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर कैंप में रह रहे हैं और इसके लिए शहर से दूर बांस की मदद से कैंप तैयार कर रहे हैं। वोल्केनो के सुलगने के बाद से ही आगुंग पर्वत के आसपास के इलाके खाली करा लिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस आगुंग पर्वत पर ज्वालामुखी से लाल रंग का लावा और काला धुआं निकल रहा है।
मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि ये वोल्केनो किसी भी समय फट सकता है। Forçar a evacuação destas áreas. Desde dia 25 as pessoas mais inquietas foram já removidas para abrigos. ज्वालामुखी के खतरे को देखते हुए बीते 48 घंटे से बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हजारों विदेशी टूरिस्ट यहां फंस गए हैं। इस बीच बाली में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाली में रहने वाले भारतीय नागरिक चिंता न करें। जकार्ता में भारतीय राजदूत प्रदीप रावत और राजनयिक सुनील बाबू आपके लिए काम कर रहे हैं और मैं निजी तौर पर इसकी निगरानी कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज गुजरात में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करेंगे। योगी जामनगर और पोरबंदर में 4 रैलियां करेंगे। इससे पहले योगी ने कल वलसाड की रैली में राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और तंज कसा कि गांधी परिवार का गढ़ बताए जाने वाले अमेठी में कई साल से कोई विकास नहीं हुआ। जो राहुल गांधी आज आपके सामने विकास की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां से उसके नाना, उसके दादी, उसके पिता, ये सभी लोग वहां से सांसद रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उस अमेठी में आज तक जिला मुख्यालय नहीं है। गुजरात के सूरत में कांग्रेस के कार्यकर्ता फिल्म शोले के किरदार में दिखाई दिए। इन लोगों ने जीएसटी से कारोबारियों को हो रही परेशानी के विरोध में यह अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने एक मार्च भी निकाला जिसमें शामिल कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे। प्रदर्शन के दौरान फिल्म शोले के किरदार में दिखने वाले कार्यकर्ता मिमिक्री कर रहे थे। इन लोगों ने सूरत के कपड़ा व्यापारियों को लुभाने के लिए ये तरीका अपनाया। लुटेरे गब्बर सिंह को पकड़कर मैं आज आपकी गलियों से ले जा रहा हूँ। इस मार्च में गब्बर के किरदार में दिख रहे कार्यकर्ता के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और उसके बाकी साथी भी डाकू की वेशभूषा में थे। कांग्रेस अपने इस प्रदर्शन के जरिए राहुल गांधी के उस चुनावी जुमले को भुनाने में जुटी है जिसमें राहुल ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था। कांग्रेस के इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए लोगों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया, लेकिन इस बात की भनक लगते ही पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देते हुए सबको हिरासत में ले लिया। विदाउट परमिशन उन्होंने रैली प्रोसेशन निकाला है ना, अभी तो ले जा रहे हैं। गुजरात में कारोबारियों की बड़ी तादाद के मद्देनजर कांग्रेस लगातार जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है। दिल्ली के केरल हाउस से हदिया को एयरपोर्ट ले जाने के लिए गाड़ियों का काफिला निकला। केरल के लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हदिया को अब हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। इसलिए सुनवाई के लिए दिल्ली आई हदिया को तमिलनाडु के सेलम भेजा गया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए हदिया ने कोर्ट के आदेश को अपनी जीत बताया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हदिया से पूछा था कि वो क्या करना चाहती है, जिस पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी। इस पर कोर्ट ने हदिया को हॉस्टल में रहने का आदेश दिया था। दूसरी ओर हदिया के पिता ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। कोर्ट क्या बोलेगा वो अच्छा ही बोलेगा, कोई बुरा नहीं बोलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हदिया की शादी पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसके पिता को उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा। दूसरी ओर लव जिहाद मामले में कोर्ट के आदेश से सियासी गलियारों में भी सरगर्मी दिखी और कांग्रेस ने इसका स्वागत किया। Person is a grown-up adult, she's a doctor. A decision has to be taken by the affected party. वहीं आरएसएस इस बात पर कायम है कि ये लव जिहाद का केस है जिसके लिए हदिया का ब्रेन वॉश किया गया। How this educated girl marriage she tried to make with a person having that terrorist link. हदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जनवरी में होगी और तब कोर्ट हदिया की शादी में लव जिहाद और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर सुनवाई करेगी। वाराणसी में फिल्म दंगल जैसी कुश्ती देखने को मिली। दंगल मूवी की तर्ज पर वाराणसी के स्वामीनाथ अखाड़े में लड़कियों और लड़कों के बीच कुश्ती हुई, जिसमें लड़कियों ने लड़कों के पसीने छुड़ा दिए। राजस्थान के चूरू में 4 बेटियों के पिता और वकील सत्यनारायण शर्मा ने बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए घोड़ी पर बैठाकर अपनी बेटी की बारात निकाली। यूपी के गोरखपुर में घोड़े पर सवार होकर एक युवक दुकानों के बाहर लगे बल्ब चोरी करता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। राजस्थान के सीकर में नीमका थाना के पास पहाड़ों में आग लगने के बाद आसपास के तमाम इलाकों में सनसनी फैल गई। 20 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट की सीनियर महिला जज के अपहरण की कोशिश के आरोप में प्राइवेट कैब के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि तानाशाह किम जोंग उन ने प्योंगयांग से एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने इससे पहले 15 सितंबर को आखिरी मिसाइल परीक्षण किया था।
उत्तर कोरिया की एक और बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और दावा किया कि अमेरिका हालात से निपट लेंगे। Missile was launched a little while ago from North Korea. I will only tell you that we will take care of it. अमेरिकी सेना के प्रमुख जॉन डब्ल्यू निकोलसन ने दावा किया कि अफगानिस्तान को लेकर बनी नई अमेरिकी नीति की वजह से अगले 2 साल बेहद अहम साबित होंगे। नई नीति के तहत अमेरिका ने 3000 अतिरिक्त सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा है। 2009 में बांग्लादेश सीमा पर 74 लोगों की हत्या के आरोप में बांग्लादेश की एक हाईकोर्ट ने 139 बॉर्डर गार्ड्स को सजाए मौत का फरमान सुनाया। केन्या की राजधानी नैरोबी में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई। सोशल मीडिया पर फिल्म फुकरे रिटर्न्स के कुछ वीडियो जारी किए गए, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि इस बार भी फिल्म काफी दिलचस्प और कॉमेडी से भरी होगी। आपको माता रानी की कसम, माता रानी आपको सारी लॉटरियां लगवाएंगी। प्लीज ये ऐड स्किप कर दो। प्लीज आपको छोले भटूरे तक की भी कसम यार, प्लीज ये ऐड स्किप कर दो ना। फिल्म टाइगर जिंदा है के दूसरे गाने का पहला लुक सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें सलमान ने ब्लैक सूट और कटरीना ने गाउन पहना हुआ है। 3 दिसंबर को शादी कर रही मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह अपनी शादी से पहले आयोजित चूड़ा रस्म में डांस करती दिखी। सनी लियोनी ने मुंबई में फिल्म तेरा इंतजार का प्रमोशन किया। हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की जिंदगी पर बन रही दिलजीत दोसांझ की फिल्म सूरमा का पहला लुक जारी कर दिया गया। राजस्थान के जयपुर में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अधिकारियों को शपथ दिलाते नजर आए। ये शपथ राष्ट्रगान के प्रति जागरूकता के लिए दिलाई गई। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी हॉस्टलों में सुबह 7 बजे राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया है, जिसके लिए डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सुमित शर्मा ने पहले अधिकारियों को मुस्तैद किया। इस नए आदेश के मुताबिक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के सभी 789 सरकारी हॉस्टल में सुबह सुबह राष्ट्रगान गाया जाएगा। प्रतिदिन जो तय आदेश हैं उसके अनुकूल, उसके अनुरूप सभी छात्रावासों में भी सुबह 7 बजे राष्ट्रगान भी गाया जाए। विभाग का दावा है कि हॉस्टलों में बड़ी तादाद में छात्र राष्ट्रगान के लिए हाजिर हो रहे हैं और इसकी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिल रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया कि राष्ट्रगान गाना सभी छात्रों के लिए कंपलसरी नहीं किया गया, लेकिन सरकार के इस नए आदेश पर सियासत शुरू हो गई और कांग्रेस ने बीजेपी पर राष्ट्रगान के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया। इस देश में राष्ट्रगान और वंदे मातरम को भारतीय जनता पार्टी वालों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जयपुर नगर निगम ने राष्ट्रगान और वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। चर्चा इसे पुलिस थानों और जेल में भी अनिवार्य करने की है। मैंने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। फिलहाल राजस्थान के होम मिनिस्टर कटारिया इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बहाने सरकार पर नाकामी छिपाने का आरोप लगा रहा है। राजस्थान के जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना चेतन के घर वालों से मिलने पहुंचे, क्योंकि चेतन हत्याकांड में अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसलिए चेतन के घर वालों से मुलाकात के बाद करणी सेना ने मामले की सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। परिवार ने अपना व्यक्ति खोया है तो इसकी सीबीआई जांच हो और इस परिवार को मुआवजा दिया जाए। वहीं चेतन के पिता ने भी न्याय की गुहार लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मेरा बच्चा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। करणी सेना ने इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए सरकार को 5 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और ऐसा नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। वहीं पुलिस इस केस से जुड़े हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी का सुराग मिल सके। इस केस की गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, सभी पहलू एग्जामिन किए जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में राज्य के डीजीपी ने उस दावे को खारिज किया जिसमें ये कहा जा रहा था कि नाहरगढ़ किले में घटनास्थल पर फिर से कुछ विवादित लिखा गया है। वहाँ पे वापस किसी ने कुछ लिख दिया है वहाँ पे जो पहले कोयले से। वास्तव में वो पुलिस ही सीन रिक्रिएट कर रही है। पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए एफएसएल टीम की भी मदद ले रही है, हत्याकांड से जुड़ी कड़ियों को जोड़कर आरोपी तक पहुंचा जा सके। हालांकि पुलिस ने अभी तक घटनास्थल से मिले सबूत एफएसएल टीम को नहीं सौंपे। फिर भी सूबे के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही पुलिस इस केस को सुलझा लेगी। मर्डर को राजस्थान में हम खोलने में सफल हुए हैं, इसमें भी हमें सफलता मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है। उधर करणी सेना ने आरोप लगाया कि पद्मावती विवाद से ध्यान भटकाने के लिए ये साजिश की गई है। गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हुए भावुक भी हो गए। इस मौके पर अक्षय कुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने बचपन का एक किस्सा याद करते हुए उन्हें फादर ऑफ इंडस्ट्री बताया। अक्षय ने कहा कि कुछ अमिताभ बच्चन सीखा है जिसके लिए पूरी इंडस्ट्री के नाम पर वो अमिताभ बच्चन के पैर छूना चाहते हैं। अमेरिका में
सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, और हमारे पास इंडिया में एंग्री यंग मैन है। दैट यू आर द फादर ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड वी हैव लर्न सो मच। ऐसे मौके आते हैं जीवन में जब शब्द नहीं मिलते कि किस तरह उनको व्यक्त किया जाए। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द लगता है, लेकिन आज इस कार्यक्रम के जरिए जो कुछ भी आज यहाँ आपने देखा और कहा गया उसके लिए मैं बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद अक्षय, बहुत सारी ऐसी बातें आपने बता दी और साथ साथ आपने हमारी उम्र का तकाजा भी बता दिया। यूपी के उरई में एक जेल से कुछ गधे बाहर निकलते दिखाई दिए। इन गधों को जेल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जेल के अंदर बंद किया गया था, लेकिन गधों के मालिक की गुहार पर 4 दिन बाद पुलिस ने सभी 8 गधों को जेल से रिहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक उरई जेल के पास के इलाके की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करीब 3 लाख रुपए के पौधे मंगाए गए थे, लेकिन इन गधों ने वो सभी पौधे नष्ट कर दिए। गधे नुकसान किए थे, तो आप मंगवाए थे पेड़ पौधे, वो नुकसान कर गए पेड़। पुलिस का दावा है कि गधों को जेल में डालने से पहले कई बार उनके मालिक को चेतावनी भी दी गई, लेकिन जब गधों के मालिक ने पुलिस की बात नहीं सुनी तो पुलिस ने गधों को ही जेल में डाल दिया। खबर के मुताबिक अपने गधों को छुड़ाने के लिए उनके मालिक ने बीजेपी नेता शक्ति गहोई से गुहार लगाई और गधों की रिहाई के बाद शक्ति गहोई भी जेल से निकलते नजर आए, लेकिन जब उनसे गधों की रिहाई का सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मामले की जानकारी होने से साफ इनकार किया। चलिए में वो उपेंद्र बंद है, दोस्त से मिलने आए थे हम लोग। नहीं, उनसे हमारा क्या मतलब। लेकिन गधों के मालिक ने साफ किया कि उसके गधे शक्ति गहोई की सिफारिश पर ही जेल से बाहर आए। कौन छुड़ाने के लिए आया आपके साथ? ये भाजपा वाले लोग आए थे। जेल में गधों को बंद किए जाने और फिर उनकी रिहाई को पास के कई लोग हैरान करने वाली घटना मान रहे हैं। एनआईए ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की। एनआईए ने यूपी की राजधानी लखनऊ से लश्कर के आतंकी अब्दुल नईम को गिरफ्तार किया। अब्दुल नईम साल 2014 में मुंबई पुलिस की हिरासत से ही फरार होने में कामयाब हुआ था। सबसे अहम बात, एनआईए का ये दावा है कि अब्दुल नईम इस बार वाराणसी को दहलाने की साजिश रच रहा था। लश्कर आतंकी अब्दुल नईम की गिरफ्तारी को 26/11 के मुंबई हमलों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह केवल अब्दुल नईम का डेविड हेडली का करीबी होना नहीं है, बल्कि कई और कारण भी हैं, क्योंकि 26/11 के मुंबई हमलों से पहले डेविड हेडली ने भी मुंबई पहुंचकर इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड किए थे। इन्हीं वीडियो के सहारे आतंकियों ने मुंबई की अहम जगहों को निशाना बनाने की रणनीति बनाई थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि एक बार फिर आतंकी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 26/11 जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश देने की योजना बना रहे हैं और इन हमलों के लिए आतंकी अब्दुल नईम वही काम कर रहा था जो मुंबई हमलों के लिए डेविड कोलमन हेडली ने किया। इसलिए आतंकी अब्दुल नईम की गिरफ्तारी को अहम ही नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर गिरीश महाजन कमर में रिवॉल्वर खोसकर खेतों की ओर जाते दिखे। यहां गांव वालों के साथ गिरीश महाजन एक आदमखोर तेंदुए की तलाश कर रहे थे जो कई लोगों की जान ले चुका है। तेंदुए की दहशत खत्म करने के लिए खुद मिनिस्टर ने मोर्चा संभाला। जैसे ही झाड़ियों में आहट हुई, गिरीश महाजन ने अपने साथ चल रहे लोगों को अलर्ट होने का संकेत दिया और रिवॉल्वर हाथों में लेकर झाड़ियों के करीब जा पहुंचे। पुलिस की टीम और गांव के लोगों ने भी चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, लेकिन तेंदुआ झाड़ियों में मौजूद नहीं था, लिहाजा मिनिस्टर को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। पूर्ण प्रशासन संपूर्ण ताकदीनिशी या ठिकाणी कामाला लागलेला आहे। लाठी और दूसरे हथियारों के साथ गांव वाले तेंदुए की तलाश में जुटे हैं, जिसे जान से मारने का आदेश एडमिनिस्ट्रेशन दे चुका है। इससे पहले ये तेंदुआ 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, जिसमें एक 70 साल की बुजुर्ग महिला भी। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने झोपड़ी में सो रही महिला पर हमला किया। तेंदुआ उसे घसीटता हुआ खेतों की ओर ले गया और इस दौरान उसने उसका सिर और धड़ अलग कर दिया। हालांकि गांव के लोग पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन तेंदुआ उन्हें चकमा देने में कामयाब रहा। रात में तेंदुए के इस हमले के बाद इलाके में खौफ है। वहीं प्रशासन ने जल्द ही इस तेंदुए को खत्म करने का भरोसा दिया। लेकिन सवाल ये उठा कि जब तेंदुए को पकड़ने की जिम्मेदारी प्रशासन की है तो मिनिस्टर गिरीश महाजन रिवॉल्वर लेकर उसकी तलाश में क्यों गए? विपक्ष ने इस मुद्दे पर गिरीश महाजन का इस्तीफा तक मांग लिया, लेकिन मिनिस्टर की दलील है कि वो शिकार के लिए नहीं गए थे, बल्कि अचानक तेंदुआ सामने दिखा, इसलिए उन्हें रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। पेंसर वहाँ पर है और वहाँ पे लोग उसको ढूंढ रहे हैं, सामने दिख रहा है, वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता था। बात बंदूक की नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोगों में इतनी घबराहट वहाँ पर है। वहीं गिरीश महाजन पर एनसीपी ने कानून हाथ में लेने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरी तरह से वन जीवन संरक्षण कानून का उल्लंघन किया है। हम मांग करते हैं
कि मंत्री महोदय पे मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो। विपक्ष का आरोप है कि गिरीश महाजन अपनी रिवॉल्वर अक्सर दिखाते रहते हैं, जबकि मंत्री की दलील है कि सेल्फ डिफेंस के लिए रिवॉल्वर रखने में कुछ भी गलत नहीं है। राजस्थान में जोधपुर के फलौदी सट्टा बाजार में गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सट्टा लगाया जा रहा है। जोधपुर के फलौदी को एशिया का सबसे बड़ा सट्टा बाजार माना जाता है और यहाँ के सट्टेबाज गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत पर भरोसा जता रहे हैं। फलौदी के सट्टेबाजों का दावा है कि गुजरात चुनाव में बीजेपी 107 से 110 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। 107 से 10 सीटें बीजेपी और बीजेपी का झंडा लहराएगा। गुजरात चुनाव के लिए सट्टेबाजों ने बाकायदा भाव भी तय किए हैं। उनके मुताबिक बीजेपी का भाव 30 पैसा और कांग्रेस का भाव 4 रुपए। यानी अगर कोई बीजेपी की जीत पर 1 रुपया लगाता है तो उसे जीतने पर 1 रुपए 30 पैसे मिलेंगे। इसी तरह अगर कोई कांग्रेस की जीत पर 1 रुपया लगाएगा तो जीतने पर उसे सीधे 4 रुपए का फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस का यह भाव इसलिए रखा गया है क्योंकि सट्टेबाज मानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। सट्टेबाजों के मुताबिक बीते कई साल से उनका अनुमान कभी गलत नहीं हुआ, इसलिए इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी और फुल मेजॉरिटी के साथ वहां की सत्ता पर काबिज होगी। फलौदी सट्टा बाजार का आज तक अनुमान बिल्कुल सही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे केंद्र हो, चाहे कोई भी इलेक्शन हो। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी है, लेकिन फलौदी के सट्टेबाज मानते हैं कि कांग्रेस की मेहनत बेकार जाएगी और वो महज 73 से 78 सीटें पाने में ही कामयाब हो पाएगी। आज की ताजा खबर में इतना ही।